देखो क्या है, हमारी फ्लाइट्स जहाँ उड़ रही हैं, मतलब 18 से 30 किलोमीटर की रेंज में धरती से जो ऊपर उड़ रही हैं, उनको सिग्नल अंतरिक्ष में चल रहे जीपीएस के द्वारा मिलते हैं। जीपीएस क्या है? जीपीएस क्या है? अमेरिका ने अपनी तरफ से 31 सैटेलाइट हैं जो पूरी धरती पर घूमने के लिए छोड़े हुए हैं। ये वहाँ से सिग्नल्स को दुनिया भर के लोगों को भेजते हैं। जीपीएस के थ्रू 2 तरह के सिग्नल मिलते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे भारत के पास आईआरएनएसएस करके एक अपना खुद का लोकल जीपीएस है। ऐसे अमेरिका के जीपीएस का नाम है अ मतलब जीपीएस का नाम ही जीपीएस है, मतलब नाम ही कॉमन उसका वहीं से पड़ा। जैसे पेस्ट को आप कोलगेट कहते हैं, ऐसे समझिए कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका के पास है। तो वो जो बनाया बहुत से देशों ने है, जैसे चाइना वालों ने बायडू करके बनाया हुआ है, जीएनएसएस करके भी एक सिस्टम चलता है। लेकिन वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है वो अमेरिका वालों का है, जिसने 31 सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को दिशा दे रखी है। अमेरिका के जो सैनिक हैं, उनके लिए वो एक अलग एन्क्रिप्टेड मैसेज निकालता है, बाकी जनता के लिए वो एकदम म ऑर्गेनिक मैसेज निकाल कर छोड़ देता है, या फिर कहिए कि एन्क्रिप्टेड नहीं है, ओपन सोर्स कोड दे देता है। तो ये जीपीएस के जो सिग्नल्स हैं, ये आप और हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, या फिर फ्लाइट्स वाले भी इन्हें यूज़ करते हैं कि वो कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ उतरना है। देखो, हवाई जहाज़ जब आसमान में होता है, तो हमें तो लगता है पूरा आसमान इसकी उड़ान के लिए है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसको उड़ान का एक फिक्स पाथ दिया जाता है कि आप इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में उड़ेंगे। जैसे सड़क के लिए अपन कहते हैं ना, गाड़ी को चलने के लिए हाईवे है, ऐसे ही हवा में उड़ने के लिए इनके एयरवेज़ होते हैं कि आपको इन्हीं रास्तों पर उड़ना है, इतनी हाइट पर उड़ना है, ताकि किसी और तरह की फ्लाइट को जाने से पहले हम बता सकें कि हाँ भाई, यहाँ फ्लाइट आ सकती है। क्योंकि स्पीड बहुत है ना, अगर दूसरी फ्लाइट वहीं से निकल गई तो भिड़ंत हो जाएगी। तो बहुत कुछ पहले से ही फिक्स होकर चलता है, जो दिख नहीं रहा है फिर भी जीपीएस के थ्रू, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब सेट करके चल रहा होता है। और इस जीपीएस को क्रॉस इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है धरती पर लगाया हुआ रडार। हमने अपने देश के अंदर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक लगाई होती है, जो इन फ्लाइट्स को बराबर ट्रैक कर रही होती है और बता रही होती है कि आप इतने नीचाई पर हैं, आप इतनी ऊंचाई पर हैं। यानी कि 2 तरह से इन्फॉर्मेशन क्रॉस सेक्शन होकर जारी होती है। ऊपर आसमान में लगे अंतरिक्ष के सैटेलाइट से, ज़मीन में लगे रडार से। इसका मतलब इनको प्रॉपर एक सूचना मिल रही होती है। इन दोनों डेटाओं को प्रोसेस करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि धरती पर बना होता है। एयरपोर्ट के पास बना हुआ एक बड़ा-सा कमरा होता है। मतलब एटीसी का जो टावर है ना, ऐसा सबसे बड़ा टावर होता है। अगर आप इस बार दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पर जाएँ, तो एयरपोर्ट पर जो सबसे ऊँची इमारत दिखेगी वो एटीसी की होती है, जिसके चारों तरफ शीशे लगे हुए होते हैं। यानी कि वो विज़ुअली देख सकता है कि हाँ, फ्लाइट आ चुकी है। तो ये एटीसी का टावर होता है, ठीक है साहब? एटीसी में बैठी हुई टीम फ्लाइट को इन सभी डेटाओं के आधार पर एएमएसएस के माध्यम से सूचना भेजती है। ऑटोमैटिक मैसेंजर के थ्रू सूचना भेजती है एटीसी के थ्रू कि हाँ भाई, तुम्हारी फ्लाइट में इतनी दूरी है, इतना दूर हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते हो। कुल मिलाकर के फ्लाइट के लिए एक नेविगेशन किया जा रहा होता है, फ्लाइट डेटा यहाँ से देखा जा रहा होता है। क्योंकि हवाई जहाज को अपना रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन जहाँ वो उतरेगा, वहाँ कौन-सी फ्लाइट जाने के लिए खड़ी है। बिल्कुल ऐसे समझिए, जैसे रेलवे स्टेशन पर चल रही ट्रेन को पता है कि भई मेरे को तो पटरियाँ दिख रही हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर को पता है कि यहाँ दूसरी ट्रेन आने वाली है। इसलिए वो आपको बताता है कि आप इस लेन पर ना आकर दूसरी लेन पर आएँ, अदरवाइज़ दोनों सेम लेन पर आ गई तो भिड़ंत हो जाएँगी। ऐसे ही एटीसी एक तरह का स्टेशन मास्टर है एयरपोर्ट का। उसे पता है कि ये फ्लाइट तो यहाँ आ रही है, लेकिन बे से निकलकर कोई दूसरी फ्लाइट आ गई हैंगर से निकलकर और दोनों भिड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इन दिक्कतों को रोकने का काम ये करता है। तो इसके पास में पूरी तरह सुरक्षा सुविधाएँ होनी ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग की जहाँ आवश्यकता होती है, वो इसी एटीसी में होती है, जहाँ पर बैठे हुए तकनीकी विशेषज्ञ ये सब मैनेज कर रहे होते हैं। ये हिला, पूरा सिस्टम हिल जाता है, मतलब आप ऐसे समझिए। तो एक प्रकार का एक बड़ा-सा कमरा होता है, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएँगे तो देख पाएँगे। हर एयरपोर्ट पर ये एटीसी का टावर उपस्थित होता है, ठीक है? तो फ्लाइट प्लान हो, क्लीयरेंस हो, ग्राउंड कंट्रोल हो, टावर कंट्रोल हो, डिपार्चर कंट्रोल हो, एरिया सब कर कुछ करता है वो एटीसी करता है। हवाई जहाज से तो नज़ारे बिल्कुल ऐसे दिख रहे होते हैं, डिफरेंट टेरेन्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होती हैं। रास्ता जैसे गाड़ी में से आपको दिख रहा होता है, ऐसे वहाँ पर भी दिख रहा होता है कि अपन को इस रास्ते पर चलकर जाना है। हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठी हुई जो व्यवस्थाएँ हैं, वो ऐसी होती हैं, आगे से बस रोशनी ही आ रही है, रनवे देखने की आपके पास इतनी आज़ादी नहीं होती है कि आप उतर कर देख लें कि हाँ, नीचे कोई आ तो नहीं गया, नहीं। एटीसी आपको बताता है सब क्लियर है, चलते जाओ, ठीक है साहब? इस प्रकार से इनके कॉकपिट से जो सूचनाएँ आ रही होती हैं, लेकिन सोचिए, ये जो सूचनाएँ यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं, वही गड़बड़ा कर जाएँ, इसे ही जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। अर्थात आपके एरर्स आने लग जाएँ, सिग्नल्स में एरर आने लग जाएँ। अब ऐसा कब होता है? अब देखो समझो, हमारी गाड़ी के अंदर कैसे जीपीएस चल रहा है कि अंतरिक्ष में लगा हुआ सैटेलाइट अपनी रेडिएशंस हमारी गाड़ी तक भेज रहा है। लेकिन हुआ ये कि हमने जीपीएस रिसीवर एक और बगल में प्लांट कर दिया या रिवर्स कर दिया। हमने खुद के जीपीएस सिग्नल ज़मीन से पैदा कर दिए, नकली तरीके से। मतलब आपकी मशीन को जीपीएस के सिग्नल पकड़ने हैं। जो अंतरिक्ष से आ रहे सिग्नल्स हैं, उन्हें आपकी मशीन को पकड़ना है। मैंने लेकिन एक चालाकी चली। मैंने सेम वैसे ही सिग्नल ज़मीन पर कहीं मशीन लगाकर प्रोड्यूस किए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी मशीन केवल सिग्नल पकड़ती है,
वो सिग्नल अंतरिक्ष से आ रहा हो या कहीं आस-पास से, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे में आपने नकली सिग्नल पैदा किए और नकली सिग्नल पैदा करके आपकी मशीन को दे दिए, तो मशीन ने उन्हें ही सच मान लिया और सैटेलाइट के जो कमजोर सिग्नल आ रहे हैं, उनको उसने अवॉइड कर दिया कि कमजोर को नहीं, मजबूत सिग्नल लेके चलेंगे। बस इसी से ही जीपीएस स्पूफिंग हो जाती है, अर्थात नकली जानकारी को मुख्य जानकारी बना देना, फर्जी डेटा इतना सारा भर देना कि आपको वो डेटा सही लगने लगे। गोबल्स थ्योरी है, झूठ को घुसा दो। अब इसी प्रकार से ये जो लोग देश के अंदर साइबर हमले प्लान करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही फर्जी डेटा को फ्लोट मार देते हैं और वो मशीन जो है जीपीएस की गाड़ी में लगी हुई या हवाई जहाज में लगी हुई, वो उन सिग्नल्स को पकड़ लेती है और उनको पकड़कर उसे ओरिजिनल डेटा समझ में नहीं आता और वो नकली डेटा की तरफ चलने लगती है। लेकिन हाँ, जब ये ऐसा होने लगता है तो फ्लाइट के अन्य सिस्टम जैसे रडार, वो बताता है कि आप रास्ता भटक गए हो। तो पायलट को पता चलता है कि भाई साहब हमको तो दिखा रहा है कि ये सही है। तो नीचे से एटीसी बोलता है, अरे भाई रडार पर गलत दिखा रहे हो, तुम गलत चले गए हो। तो ऐसे में फिर इनको तुरंत कहा जाता है कि गलती हो चुकी है, स्पूफ हो गया है, तुम्हारे साथ किसी ने वो कर दिया है, दिक्कत खड़ी कर दी है, मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो जाओ। तो फिर ये मैनुअल ट्रांज़ैक्शन पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर टेलीफ़ोनिकली, हाँ जनाब पहुँच जाएँ क्या? आ जाएँ क्या? हम कितना ऊँचाई पर उड़ रहे हैं ज़रा देख कर बताइए, रडार का देख कर बताइए, उस तरह की फिर इनके साथ कन्वर्सेशन होने लगते हैं, ठीक है? तो मैनुअली होने में फिर दिक्कतें आती हैं, लेकिन सोचिए कि ये कितनी भीषण स्थिति पैदा करने का प्रयास था कि 12 घंटे तक पूरा की पूरा मामला बिगड़ गया। साइबर हैकर्स ने इस तरह का डेटा फ्लोट किया कि रास्ता लोग भूल गए, विमान गड़बड़ा गए। इस तरह से हवाई जहाज चक्कर काटने लगे, गोल-गोल घूमने लगे। सोचो 2 विमान आसमान में भिड़ जाते तो कितना बुरा हादसा होता। तो उम्मीद है कि आपको जीपीएस स्पूफिंग समझ में आई हो और इस स्पूफिंग को करने का तरीका समझ में आया हो। जीपीएस स्पूफिंग क्या पहली बार हुई? नहीं। कई बार प्रयास हुए हैं ऐसे। नवंबर 2023 से 25 के बीच में 465 बार हो चुका है। अमेरिका, रशिया, चाइना सभी बड़े देश जीपीएस स्पूफिंग जानते हैं, करते हैं। फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट हो या रशिया, यूक्रेन, ऐसे समय पर जीपीएस स्पूफिंग, ये माना जाता है कि जो भी विवादित जगह हैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, वहां पर जीपीएस स्पूफिंग होती है। भारत के अंदर भारत का राजधानी दिल्ली है, अमृतसर, जम्मू, इन क्षेत्रों के अंदर जीपीएस स्पूफिंग की जाती रहती है। क्यों? क्योंकि दुश्मन प्रयास करता है कि मैं कोई हादसा कर पाऊं। अर्थात ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमारे पायलट्स को नहीं पता होता, लेकिन इतने बड़े स्केल पर हो जाए जिससे मामला गड़बड़ा जाए, ये कोई हमले से, साइबर हमले से कम नहीं होता है। अब सवाल बनता है, दुनिया के और देश जानते हैं तो वो क्यों यूज करते हैं इसका? जैसे रूस के द्वारा अक्सर जब पुतिन यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो पुतिन की यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कोई ड्रोन जाकर पुतिन पर हमला ना कर दे या दूसरा कोई फाइटर जेट आकर हमला ना कर दे, वो पुतिन को सुरक्षा देने के लिए जीपीएस स्पूफिंग करते हैं कि पुतिन का जहाज तो उड़ रहा है, उसके पास तो मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में पूरा जैसे जीपीएस जैमर होते हैं ना, वो जैमर की जगह जीपीएस स्पूफिंग कर देते हैं कि हर किसी को लगता है कि पुतिन इस जगह उड़ रहे हैं। यानी मिसाइल को अगर पुतिन का हवाई जहाज टारगेट करना है, तो वो हवाई जहाज वहां ना दिखकर दूसरी जगह दिखता रहेगा, क्योंकि इतना दूर विजन तो होता नहीं है। लोकेशन की बात होती है, वो दूसरी जगह दिखना शुरू होती है। तो रूस जो है, वो सुरक्षा के नाम पर पुतिन को जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू सुरक्षा देता है। ठीक है, ये होती है, कई बार सरकारें खुद करवाती हैं, ताकि मतलब इससे रूस को तो कहा ही जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पूफिंग होती है। और आजकल बहुत सस्ते में भी ये काम होने लगा है, जो कोई भी साइबर अपराधी बैठकर कर लेता है। इसलिए इस तरह की हरकतों की वजह से देश के अंदर बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हमारा डर इस बात पर नहीं था। हमारा डर इस बात पर भी था कि हमारा ऑटोमेटेड मैसेज स्विचिंग सिस्टम भी गड़बड़ा गया, जिसके माध्यम से हम फ्लाइट का रूट, फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, लैंड करेगी, देरी की सूचना सब गड़बड़ा गई हमारी। तो यात्रियों को भी असुविधा होने लगी। ऐसे में सब कुछ बंद हो गया, एटीसी पर काम का बोझ बढ़ गया, देरी होने लगी, तमाम अव्यवस्थाएं पैदा हो गई। देश की इंसल्ट हुई, लाखों करोड़ों रुपए तो बर्बाद होते ही होते हैं, क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे हैं तो दिक्कतें तो होती हैं। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पहुंचते हैं, मंत्री मुआयना करते हैं, शाम तक पहुंचते-पहुंचते अगले दिन ये मामला रिज़ॉल्व होता है। फिर फ्लाइट्स की तरफ से आना शुरू होता है कि वी आर वेरी मच थैंकफुल कि ये घटना हुई है। 7 तारीख को सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब दिल्ली में धमाके होते हैं या धमाका होता है और वो धमाका जिसमें लोगों की जान चली जाती है, तो फिर अचानक दिमाग दौड़ने लगता है, यार दिल्ली में धमाका हुआ, आरडीएक्स बरामद हुआ, जीपीएस स्पूफिंग हुई, ये सब आपस में तो कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से एनएसए ने अपने स्तर पर इस जीपीएस स्पूफिंग की आज आईजीआई एयरपोर्ट पर जांच बिठा दी है। हमारे डोभाल साहब की टीम ने पहुंच करके इस पर विषय पर जांच बिठाना शुरू किया कि कहीं और गड़बड़ तो इस मामले के अंदर नहीं थी। अब मैं आपको यहां पर एक जानकारी और दे देता हूं। फिलहाल एयर इंडिया के साथ-साथ जो और घटनाएं घटित हुई हैं, वो क्या है? हाल ही में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, गुजरात एटीएस के द्वारा। ऐसे ही एक्सप्लोजिव जो बरामद हुए फरीदाबाद के अंदर, जो अपने आप में बड़ी न्यूज़ बनी, और दिल्ली में धमाके। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश में कुछ बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग चल रही थी, कुछ बड़ा करने की निरंतर प्लानिंग चल रही थी, लेकिन
जो हमारी सजगता थी या जिस तरह से हम लोग सचेत थे, हम इन हमलों को टालते चले जा रहे थे। लेकिन हाँ, इतने बड़े स्केल पर जब प्लानिंग चल रही हो, ध्यान बटाने का प्रयास चल रहा हो, उस समय पर ये जो हमला हुआ है दिल्ली के अंदर, ये निश्चित ही देश के लिए एक सोचने का विषय है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आप लोगों को अंकित इंस्पायर इंडिया पर देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री का मैसेज स्पष्ट है कि इसके पीछे के जो षड्यंत्रकारी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने भूटान में खड़े होकर कही है। इसका मतलब देश पूरी तरह से ऑल दोज़ रिस्पांसिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये प्रधानमंत्री का संदेश है। अर्थात जो भी जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है साहब? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।